भारत के एक बड़े से राज्य में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम जीवन नगर था। जीवन नगर वैसे तो पहले बहुत खुशहाल गांव था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और हरे भरे लहलहाते खेत दिखाई देते थे। परंतु कुछ समय से जीवन नगर में बरसात न होने के कारण गांव में सूखे वाले हालात हो गए थे। गांव में अचानक आए इस सूखे के कारण सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। गांव में आए इस सूखे के कारण गांव के कुछ लोग मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर सोनू मुखिया को जोर जोर से आवाज लगाता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर पर हो क्या? हाँ, घर पर ही हूँ। बोलो क्या हुआ? अचानक पूरी मंडली लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? अचानक? लगता है आपका गांव पर ध्यान नहीं है मुखिया जी। मैं कुछ समझा नहीं सोनू, जरा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, हम गांव में आए सूखे को लेकर परेशान हैं। उसी सिलसिले में बात करने आपके पास आए हैं। हाँ मुखिया जी, बारिश न होने के कारण गांव का तालाब भी सूख गया है। हमें कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना सूखे के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, डरो मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी जानता हूं हमारे गांव में क्या हालत हो गई है सूखे के कारण, परंतु ऐसा सूखा कई सालों बाद अचानक हमारे गांव में आया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाया है। देखते हैं पंडित जी क्या उपाय बताते हैं। मुखिया जी, पंडित जी कभी आने वाले हैं? पता नहीं सोनू, मैंने संदेशा तो भिजवा दिया है पंडित जी के पास, परंतु फिलहाल वो शायद गांव से बाहर गए हैं। आज शाम या कल सुबह तक आ जाएंगे। जैसे ही पंडित जी आते हैं मैं उनसे मुलाकात कर इस समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसे ही आपकी पंडित जी से मुलाकात हो जाए और सूखे की समस्या का कोई उपाय मिल जाए तो हमें भी जरूर बताइएगा। मुखिया जी, सूखे की समस्या का हल निकालने में अगर आपको हमारी जरूरत लगे तो हमें अवश्य याद कीजिएगा। ठीक है सोनू, जैसे मुझे कोई उपाय मिलता है मैं तुम लोगों को अवश्य बता दूंगा। मुखिया जी से बात कर सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। फिर अगली सुबह पंडित जी सुबह सुबह अपने शिष्य को लेकर मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया बेटा, ओ मुखिया बेटा, घर पर हो क्या? अरे पंडित जी, आप आ गए? हाँ मुखिया बेटा, सवेरे सवेरे ही दूसरे गांव से आया हूँ, परंतु जैसे ही गांव में आए संकट के बारे में पता चला तो फौरन तुम्हारे यहाँ चला आया। धन्यवाद पंडित जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर आ गए। पंडित जी, चलिए घर के भीतर बैठकर बात करते हैं। मुखिया और पंडित जी मुखिया के घर के अंदर जाकर बातचीत चालू करते हैं। बोलो मुखिया बेटा, इस संकट के बारे में कुछ सोचा या नहीं? नहीं पंडित जी, मैं आपके भरोसे बैठा था कि आप आएंगे तो कुछ हल बताएंगे इस संकट का। एक उपाय तो मुझे नजर आ रहा है, परंतु ये कितना कारगर होगा ये देखना पड़ेगा। कौन सा उपाय? जल्दी बताइए पंडित जी। मुखिया बेटा, हमारे गांव के सिवान पर जो कुआं है, तुरंत किसी को भेजकर देखने बोलो कि उसमें पानी है या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी, गांव के कुएं और गांव में आए सूखे का क्या लेना देना है? मुखिया बेटा, जब भी गांव के अंदर कोई भी संकट आता है वो जरूर हमारी कुछ गलतियों के कारण आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव वालों ने सिवान के पास वाले कुएं से पानी लाना बंद कर दिया है, जिस कारण कुएं के पानी से हमारे गांव का जो पुराना रिश्ता है वो टूट सा गया है, जिस कारण वो कुआं या तो सूख गया होगा या तो उस कुएं के पानी से अजीब सी गंध आने लगी होगी। मुखिया बेटा, तुम तुरंत किसी को भेजकर पता लगवाओ। मुझे पक्का लग रहा है उस कुएं के सूखने के कारण ही हमारे गांव में यह पानी का संकट आया है। जी पंडित जी, मैं अभी सोनू को भेजकर कुएं का क्या हाल है पता करवाता हूं। परंतु पंडित जी, एक सवाल था जो आपसे पूछना था। हाँ बेटा, पूछो ना, क्या सवाल है? पंडित जी, आप तो जानते हैं हमारे गांव में कितना बड़ा तालाब है और हर गांव वाले के घर के बाहर ही नल भी लगा हुआ है। अब आप ही बताइए, पानी की इतनी सुविधा घर के पास होगी तो गांव वाले इतनी दूर गांव के सिवान के पास क्यों जाएंगे पानी लाने? बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसका जवाब हमें कुएं के पास जाकर ही पता चलेगा। पंडित जी के कहे मुताबिक सोनू गांव के सिवान के पास वाले कुएं के पास जाता है। जब वो कुएं को देखता है तो वो पूरा सूख चुका होता है। ये क्या? ये कुआं तो पूरा सूख चुका है। मुझे फौरन जाकर मुखिया जी और पंडित जी को ये बात बतानी पड़ेगी। सोनू फौरन मुखिया के घर पहुंच जाता है। अरे सोनू, आ गए तुम? जल्दी जल्दी बताओ क्या देखा तुमने?
गांव के सिवान वाले कुएं में पानी है या नहीं? नहीं मुखिया जी, वो कुआं तो पूरा सूख गया है। देखा मुखिया बेटा, मैं कह रहा था ना, इसी कारण हमारे गांव पर अचानक पानी का ये संकट आया है। हाँ पंडित जी, आपकी बात तो सही निकली, पर अब क्या करें? हमें इस संकट का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, वरना गांव के लोग गांव छोड़ पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, उपाय तो है। हमें उस कुएं के पास हवन कर उस कुएं से जुड़े शक्ति को शांत करना होगा, तभी हमें इस सूखे से आजादी मिलेगी। तो किस बात की देरी है पंडित जी? चलिए जितनी जल्दी हो सके हम वो हवन शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं हवन से जुड़े सामान को लेकर उस कुएं के पास पहुंचता हूं। तुम भी कुछ गांव वालों को लेकर कुएं के पास पहुंच जाना। मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेकर गांव के सिवान के पास वाले कुएं के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, हम तो आ गए, परंतु पंडित जी कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। अरे सोनू, पंडित जी ने कहा था तुम लोग पहुंचो, मैं हवन की सारी सामग्री लेकर आऊंगा। शायद इसी वजह से समय लग रहा होगा। तभी पंडित जी अपने साथ हवन का सामान लेकर वहां आते हैं। आइए पंडित जी, हवन के लिए सारी सामग्री तो मिल गई ना? कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं मुखिया बेटा, सब सामान मिल गया है। चलो हवन की शुरुआत करते हैं। पंडित जी हवन की शुरुआत करते हैं। सभी गांव वाले पंडित जी के साथ हवन में बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, हवन चलता रहता है। तभी अचानक से कुएं के अंदर से रोशनी आना शुरू होती है और कुएं के अंदर से परी बाहर आती है। परी को देख सब हैरान रह जाते हैं। बाहर आते ही परी पंडित जी से कहती हैं। प्रणाम पंडित जी, बोलिए आप यहाँ ये हवन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम कुएं की परी। हमारे गांव में अचानक से सूखे का संकट आन पड़ा है और इसी बीच आपका ये कुआं भी सूख गया है। इसलिए हमने सोचा शायद कुएं की शक्ति हम गांव वालों पर गुस्सा हो, इसी वजह से हमारे गांव पर ये संकट आया है। तो उसी शक्ति को शांत करने के लिए हम ये हवन कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, आपका सोचना सही है। इन गांव वालों ने मेरे पास से पानी लेना बंद कर दिया है और कुछ समय से कोई भी मेरी देखभाल तक नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर का पानी सड़ने लगा और मेरे अंदर से अजीब सी गंध आने लगी। इस वजह से मैं इन गांव वालों को सबक सिखाना चाहती थी। हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई है। अब से हम सब गांव वाले आपकी देखभाल करेंगे। हाँ कुएं की परी, हम सबको माफ कर दो। अब हम सब लोग आपकी सफाई करेंगे और आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कभी इस तरह के हालात से गुजरना न पड़े। ठीक है पंडित जी, इस बार मैं इन गांव वालों को माफ कर देती हूँ। अगर आपने हमें माफ कर दिया है, तो अब इस संकट से हम किस तरह से आजादी पाएं? कुछ उपाय बता दीजिए। जी जरूर पंडित जी, इन सब गांव वालों को पहले मेरी सफाई करनी होगी और जब सफाई हो जाए तो सबको एक एक बाल्टी पानी लाकर मेरे अंदर डालना होगा। पानी डालते ही मैं भर जाऊंगी। जैसे मैं भर जाऊं तो सबको फिर एक एक बाल्टी पानी मुझमें से निकालकर अपने सूखे खेतों में और सूखे तालाब में डालना होगा। ऐसा करते ही आपके गांव पर लगा मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और आपके गांव पर आई सूखे की समस्या भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद कुएं की परी, आपने हमारी गलतियों के लिए हमें माफ भी कर दिया और हमें इस सूखे की संकट से बचने का उपाय भी बता रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक मुखिया को वो सवाल याद आता है जो उसने पंडित जी को पूछा था। पंडित जी सुनिए तो जरा। हाँ बोलो मुखिया बेटा। जो सवाल मैंने आपको पूछा था, एक बार कुएं की परी से भी पूछ लूं क्या? हाँ बेटा, पूछ लो, ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो जाए। कुएं की परी मुखिया और पंडित के बीच चल रही बातचीत को सुन लेती है। मुखिया, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। जो भी सवाल है पूछ लो। सबसे पहले तो पूरे गांव वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि आपने अपना दिल बढ़ाकर हम सबको माफ कर दिया। मेरा सवाल था कि जैसे आपका ये कुआं गांव से काफी दूर सिवान पर है और इस समय गांव के बीचों बीच एक तालाब है और सभी गांव वालों के घर के बाहर नल लगा हुआ है, तो ये गांव वाले इतनी दूर पानी भरने क्यों आएंगे? देखो मुखिया, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के पास अब पानी की और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम रोज मेरे पास पानी लेने आओ। मैं ये जानती हूँ कि तुम लोग नई चीज़ों के आने के बाद अपने पुरानी अनमोल चीज़ों की कदर करना छोड़ देते हो। इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पुराने चीज़ों की कदर करना सीखो और बस कभी कभी आकार मेरी साफ सफाई कर लेना बस।
जी जरूर। कुएं की परी हम गांव वाले एक नियम बना लेंगे ताकि पारी पारा एक एक जान हर हफ्ते आपकी साफ सफाई करने आया करे। बहुत अच्छे मुखिया। चलो अब मैं चलती हूँ, और मैंने जो जो बातें बताई हैं उन सारी बातों का ध्यान रखना। नई चीज़ों के मिलते पुरानी चीज़ों की कदर करना मत छोड़ा करो। ये पुरानी चीज़ें ही उस समय तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास ये नई चीज़ों का नामो निशान नहीं था। जी कुएं की परी, हम आपकी हर बात का ध्यान रखेंगे। कुएं की परी फिर से अपने कुएं के भीतर चली जाती है। चलो मुखिया बेटा, सभी को बोलो जल्दी जल्दी यहाँ की साफ सफाई कर दे और अपने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाकर इसमें डाल दें। पंडित जी के कहते ही गांव वाले अपने अपने घर से एक एक पानी की बाल्टी भरकर लाते हैं और साथ में सफाई का सामान भी लाते हैं। सब गांव वाले मिलकर कुएं के पास की साफ सफाई करते हैं और अपने साथ लाए पानी की बाल्टी से पानी कुएं में डाल देते हैं। कुएं में पानी डालते ही पूरा कुआं पानी से भर जाता है। चलो सब लोग अब एक एक बाल्टी पानी इसमें से लेकर अपने अपने खेतों में डाल दो। और सोनू, तुम एक काम करो, एक बाल्टी पानी सूखे तालाब में भी डाल देना। ठीक है मुखिया जी। फिर क्या था, सब गांव वालों ने अपने अपने खेतों में एक एक बाल्टी जादुई कुएं का पानी डाल दिया। सोनू ने भी एक बाल्टी पानी सूखे हुए तालाब में डाल दिया। परी के कहे मुताबिक जैसे ही गांव वालों ने अपने अपने खेतों में जादुई कुएं का पानी डाला, वैसे ही वहां बारिश होने लगी और बारिश को देखते ही सभी गांव वाले बारिश में झूम झूम कर नहाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पुरानी से पुरानी चीजों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही चीजें हैं जो हमें हमारे काम के समय में मदद करते थे। सहारनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, विक्रम, विजय और भोला। विक्रम और विजय काफी समझदार थे। वहीं भोला को सब भोंदू बुलाते थे क्योंकि वो बहुत सीधा और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता बेटा। और हमारा भोला भी बहुत सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नजर हमारी जमीन पर है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। परंतु इस भोला का क्या ही करूं पिताजी, इसको तो कुछ भी नहीं आता। अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। पता नहीं भोला इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। मैं कहां से मूर्ख दिखता हूं तुम लोगों को? मैं कहां से मूर्ख दिखता हूं तुम लोगों को? कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे। मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। अरे मूर्ख, वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से मार ही दिया। मूर्ख, इसे तो ये तक नहीं पता होता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा जा खेतों से अनाज काट कर ले आ, और जब मैंने जाकर देखा तो ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था अनाज काट कर लाओ, वही तो मैं कर रहा था। अरे भोंदू, तुझे कोई बात समझ नहीं आती क्या? अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लेकर आनी थी तुम्हें। पिताजी, मैं तो वही करता हूं जो मुझसे कहा जाता है। अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताएं तो मैं क्या करूं? भोला के पिताजी को हमेशा भोला की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं भोले का क्या होगा, आप ही मेरे भोले की रक्षा कीजिए। सरजू बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनका निधन हो गया। अब भोला का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते रहते थे। ओ भोंदू, इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। ठीक है भैया, ले आता हूं। विजय के बोलते ही भोला बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ले आता है। अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों लाया है? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तू। तुम इसे बोलते ही क्यों हो? कोई काम किसी काम का नहीं है ये, बस मुफ्त की रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। चल जा यहां से। भोला दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब तो हर रोज भोला के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव के लोग भी भोला को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। कुछ दिनों के बाद भोला बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, जरा मेरे खेत जोत देगा तू? काका, खेत जोत लूंगा तो आपका कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। अरे भोंदू,
कमर में दर्द है, मैं खेत जोत नहीं सकूंगा, इसलिए तुझसे बोल रहा हूं, तू भी ना भोंदू का भोंदू ही रहेगा। तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं। बताइए। हाँ बछुआ, हाँ, हम ही मूर्ख हैं। जा खेत जोत, मेरी कमर की चिंता तू ना कर। भोला मूर्ख जरूर था, पर वह बहुत मेहनती था। वो सबकी मदद भी किया करता था। हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन भोला गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। सोया हुआ कुत्ता गुर्राते हुए भोला को देखता है और भौंकने लगता है। अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा भाई? गलती हो गई, माफ कर दे। कुत्ता उसे दौड़ाने भी लगता है। माई रे माई, कहाँ फंस गया? बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोला जंगल में आ जाता है। वह जंगल के अंदर जाते जा रहा था। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहा है। भोला अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसी जंगल की एक और लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता जाता। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोला ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोला की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोला बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरा नाम रमा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ, जो मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है? भोला खुश होकर रमा के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता वो खुशी खुशी मिल बांटकर खा लेती, लेकिन भोला का भोलापन अभी भी जारी था। वह अपनी हरकतों से रमा को हंसाता रहता था। वहीं दूसरी ओर भोला के गांव में पता नहीं ये भोला कहाँ चला गया, मूर्ख कहीं का। एक तो जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है। ये परेशानी क्या कम थी जो भोला अचानक गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूं। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इधर कुछ दिन बाद भोला जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था। इसे भोला ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। पता नहीं कैसे रमा इसे उठाती है। वहीं पास ही भोला को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा को कहता है, ऐ भाई, ये गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना उठाने में। आप तो वैसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था और साधु ने कुछ नहीं सुना। अरे, अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी की कोई मदद को राजी नहीं है। उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग की? मैं ध्यान कर रहा था मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। तू खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। लो, अब आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूं। सब बस मुझे मूर्ख बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना? तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है, ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्ठर तो उठवा देते। अजीब बाबा है यार। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। अचानक भोला ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। भोला घर आता है। वहां रमा बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। आ गए आप? सारी लकड़ियां लेकर आए हैं ना? फिर रमा लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। 100 रुपए होने चाहिए। रमा, तुम गलत हिसाब लगा रही हो। झोंपड़ी के पीछे जो लकड़ियों का बंडल रखा है, तुमने उसे बेचा ही नहीं है। और कल तुमने 2 गट्ठरों को आधे दामों पर बेचा था, क्योंकि वो गीले थे, इसलिए तुम्हारे पास अभी 50 रुपए ही हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रमा चौंक जाती है। आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। अचानक से आप इतने समझदार कैसे हो गए? भोला ने रमा को साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। असल में साधु का श्राप भोंदू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। रमा सब सुनकर बहुत खुश हुई। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। अरे, इसका बुरा मानने वाली कौन सी बात है? कहो ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारा एक दूजे से जान पहचान भी अच्छा हो गया है। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? मुझे मंजूर है। इसके बाद रमा और भोला दोनों शादी कर लेते हैं और साथ साथ रहते हैं।
कुछ दिनों के बाद रमा, अब मुझे अपने गांव जाना है। ठीक है, आप चले जाइए। जाऊंगा, पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, चलोगी ना? अब मेरे सब कुछ आप ही तो हैं, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ। भोला रमा को लेकर अपने गांव पहुंचता है और अपने घर जाता है। वहां वह देखता है कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। विक्रम भैया, मैं आ गया। अरे भोला, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे बहुत ढूंढा। कहाँ था तू और ये कौन है तुम्हारे साथ? भैया, मैं गलती से जंगल चला गया था, वहां रमा ने मुझे सहारा दिया था। अच्छा हुआ तू आ गया, पर क्या फायदा? हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? पिताजी की पूरी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है। अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहां खेती करके हम अपना गुजारा कर सकें। पिताजी की जमीन जमींदार ने हथिया ली है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़वा लूंगा। तू छुड़वाएगा जमीन? तेरे जैसा मूर्ख ऐसी बातें कर रहा है, सुनकर हंसी आ रही है। आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं जमीन जरूर छुड़वा लूंगा। मेरे पास एक योजना है। भोला अपनी योजना बताता है। भोला की बात सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि भोला इतना समझदार कैसे हो गया है। उन लोगों को रमा ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप भोला के लिए वरदान बन चुका था। भोला, जैसी योजना तुमने बनाई है, हम वैसे ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। भैया, आप फिक्र ना करो, अब देखो जमींदार को सबक कैसे मिलता है। अगले ही दिन गांव में यह खबर फैलती है कि भोला के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। ये खबर सुनकर आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया। ये खबर जमींदार के पास भी पहुंची। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भोला के पिता के खेत में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ मालिक, आजकल सरजू की जमीन पर हर रात एक चुड़ैल घूमती नजर आती है और जैसे ही सामने जाओ वो गायब हो जाती है। गांव के 2-4 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। क्या बेकार की बातें करते हो तुम लोग? आज मैं खुद जाकर देखता हूँ। उसी रात जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ चुड़ैल देखने के लिए सरजू के खेत में जाता है। ये गांव वाले सब सठिया गए हैं ससुरे। ना जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती हैं इन्हें, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी जमींदार को पीछे सफेद कपड़ों से लिपटी, बाल खुले हुए कोई आता दिखाई दिया। जय हनुमान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ पर? हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई है। तभी अचानक चुड़ैल फिर वहां आ जाती है और बोलती है। ये जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा। इस जमीन पर जिसने अपना हक जताया है वो मारा जाएगा। हाँ, तुम्हें मरना है? और चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। हे भगवान, आज बचा लो, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। कभी मुड़कर इस जमीन की तरफ भी नहीं देखूंगा। सब के सब लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन जमींदार ने वह जमीन विक्रम और विजय को वापस लौटा दी। अरे विक्रम बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये जमीन तो सरजू की थी और उसी की रहेगी। हाँ, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज। हाँ लाओ। और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारी जमीन पर नजर डाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वाह भोला, क्या दिमाग हो गया है तेरा। तेरे प्लान ने तो सच में हमारी जमीन वापस लौटा दी। और हाँ, रमा भाभी भी कमाल की कलाकार हैं। चुड़ैल बनकर क्या खूब डराया जमींदार को। धन्यवाद रमा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। धन्यवाद किस लिए जी? अब मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूं ना। अब तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे। भोला को पता था कि डर से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोला की होशियारी और रमा के साथ से उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।